बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध ऊर्जा और बंध सामर्थ्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे कि बंध लंबाई के साथ साथ बंध ऊर्जा और बंध सामर्थ्य किस तरीके से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर बंध ऊर्जा वह है एक विशेष प्रकार के बंध के लिए विशेष प्रकार के बंध के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को जो उसके गैसीय अणु में अलग करने के लिए आवश्यक है उसे हम बॉन्ड ऊर्जा या बंध पृथक्करण ऊर्जा कहते हैं। इसे किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। यह बंधन उतना ही मजबूत होगा जितने के ये पृथक्करण ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह बंधन उतना ही मजबूत या उतना ही अधिक बंध सामर्थ्य को प्रदर्शित करेगा। बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा बंध की लंबाई उतनी ज़्यादा होगी और बंध सामर्थ्य का मान उतना ही कम होगा या बंध पृथक्करण ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। इसी तरीके से जब दो समान परमाणुओं के बीच में बंधन के लिए बॉन्ड की जो पृथक्करण होगा वह यदि समान परमाणुओं की संख्या अधिक हो तो वह बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे कार्बन कार्बन बंध एक श्रृंखला में हो तो ये अधिक बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी इनका बंध पृथक्करण ऊर्जा का मान काफी अधिक होगा। इसी तरीके से यदि बंधे हुए परमाणुओं पर मौजूद इलेक्ट्रॉनों के एकल जोड़े की संख्या अधिक हो तो भी परमाणुओं के बीच एक अधिक प्रतिकर्षण बल हो जाता है, जिसके कारण उनका बंधन पृथक्करण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी किसी परमाणु के ऊपर या बंधे हुए परमाणुओं के ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के सापेक्ष है वह अधिक हो जाता है, वह बंधन को प्रभावित करता है और इससे जो है बंध लंबाई कम हो जाती है। तो बंध सामर्थ्य भी जो है वह बंध लंबाई अधिक हो जाती है, जिससे उसकी बंध सामर्थ्य भी कम हो जाएगी। बंध ऊर्जा जो है वो बढ़ती है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है यदि वह अधिक मात्रा में हो तो संकरित कक्षकों में जो एस कैरेक्टर वाले कक्षक होंगे यदि वह अधिक मात्रा में होंगे तो बंध की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। जैसे sp2 और sp3 में देखें तो sp कक्षक के बंधन की मात्रा अधिक होगी तो बंध ऊर्जा का मान, क्योंकि यहाँ पे s कक्षक का योगदान जो है वह नाभिक के अधिक नजदीक है, वह अधिक होने पर उसमें बंध सामर्थ्य या बंध लंबाई कम हो जाएगी या बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक हो, उनमें अंतर काफी अधिक हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, उनकी विद्युतीयताओं के बीच में, तो वहाँ पर उनकी बंध पोलरिटी अधिक हो जाती है, जिसके कारण उनकी बंध ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए HF, HCl और HBr और HI को हम देखें तो HF की बंध ऊर्जा अधिक होगी और HI की बंध ऊर्जा कम होगी, क्योंकि I का जो विद्युत ऋणात्मकता है वह काफी कम है और हाइड्रोजन और फ्लोरीन की विद्युतीयताओं में अंतर काफी अधिक है। और हेलोजन जो है वो Cl के बीच, फ्लोरीन के बीच, ब्रोमीन के बीच और आयोडीन के बीच की विद्युतीयताओं को देखें तो यहाँ पर इनकी अनुनाद बंधन ऊर्जा कहलाती है और इनकी ऊर्जाओं का मान, बंध ऊर्जाओं का मान कम हो जाता है, क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पर आयोडीन की बंध ऊर्जा जो होगी वह कम होगी और फ्लोरीन के बीच जो बंध ऊर्जा होगी वह अधिक होगी। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन यदि सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं तो एक क्लोरीन अणु में से दो क्लोरीन परमाणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, इस बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह बंध उतना ही अधिक स्थायी होगा या उसकी बंध सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसमें
242 किलो जूल प्रति मोल क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बंध निर्माण के दौरान तोड़ या इसको बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। जो बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्योंकि बंध लंबाई पर ही बंध सामर्थ्य और बंध ऊर्जा निर्भर करती है। जैसे जैसे बंध लंबाई अधिक होगी, उसकी बंध सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाएगी। बंध लंबाई जो है एटम के साइज के समानुपाती होती है। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, बंध लंबाई भी जो है बढ़ती जाएगी, और यदि आकार छोटा होगा परमाणु का तो बंध लंबाई कम होगी, यानी बंध सामर्थ्य जो है उसकी एटॉमिक साइज बढ़ने पर कम हो जाएगी। बंध लंबाई और बंध ऑर्डर जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बंध क्रम यदि बढ़ेगा तो बंध लंबाई जो है वह कम हो जाएगी। और जैसे कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बन कार्बन त्रिबंध में देखें तो कार्बन कार्बन त्रिबंध के बंध क्रम 3 है, तो यहाँ पर इसकी बंध लंबाई कम होगी और बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी। जब बंध लंबाई जो है यदि परसेंटेज एस कैरेक्टर से देखें तो जो एस कैरेक्टर की मात्रा यदि कक्षक में अधिक है तो वह संकरण के दौरान अधिक होने पर वहाँ पर बंध लंबाई कम हो जाएगी और बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी। जैसे sp3, sp2 और sp में देखें तो बंध लंबाई जो होगी वह sp में एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बंध लंबाई कम होगी, और sp3 में जब एस कैरेक्टर कम है तो बंध लंबाई ज़्यादा होगी। तो sp जो है वह अधिक स्थायी या अधिक बंध सामर्थ्य को प्रदर्शित करेगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो जाए, बंध लंबाई जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के समानुपाती होती है, तो बंध लंबाई अधिक हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन परमाणुओं के बीच में लगने वाला जिनमें कि बंधन बन रहे हैं वह उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो, जैसे H2- और H2+ को देखें तो H2- में रिपल्शन इलेक्ट्रॉनों के बंध में ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 है और H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 परमाणु हैं, 2 नाभिकों से जुड़ा हुआ है। तो अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण वहाँ पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगेगा और वह बंध लंबाई जो है वह अधिक हो जाएगी। इसी तरीके से अधिक हाइपर कंजुगेशन और अनुनाद रेजोनेंस जो है और अतिसंयोगिता की मात्रा यदि ज़्यादा हो तो वहाँ पर बंध लंबाई जो है वह कम हो जाएगी, जैसे या उनके स्थायित्व में अधिक वृद्धि हो जाएगी। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल समूह की बात करें और तो यहाँ पर टर्शियरी में ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है तो ये ज़्यादा अधिक स्थायी होगा और बंध लंबाई यहाँ पर कम हो जाएगी, इसकी बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगी। इसी तरीके से बेंजीन में अनुनाद है तो वह अनुनाद ऊर्जा उसमें कारण वह अधिक स्थायी हो जाता है और इसकी बंध लंबाई भी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर XY के बीच में देखें, यदि बंध लंबाई कम हो रही है, जैसे जैसे इनकी बंध लंबाई कम होगी बंध सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, और या कह दीजिए बंध ऊर्जा का मान बढ़ेगा, वह बंध उतना ही अधिक मजबूत बंधन करेगा जिनमें आकार जो है बंध लंबाई जो है कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ का सीधा संबंध जो है वो बंध सामर्थ्य से है या बंध ऊर्जा से है। यहाँ पर यदि हम देखें HF, HCl, HBr और HI में, तो यहाँ देख रहे हैं कि बंध लंबाई HF से लेकर HI तक बढ़ रही है। 0.917 से 1.609 तक इसमें वृद्धि हुई है। HF की HI की जो है 1.609 है एंगस्ट्रॉम और HF की 0.907 है। तो हम इनकी जब स्ट्रेंथ को देखें, बंध सामर्थ्य को देखें, तो यह बंध सामर्थ्य जो है वह HI में सबसे कम होगी और HF में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आकार बड़ा है और साथ ही बाहर के S कोष ही काम में आ रहे हैं। जैसे HF में फ्लोरीन का 2s कक्षक है
HCl में 3s कक्षक है, Br में 4s कक्षक है और आयोडीन में 5s कक्षक तक 5 कोष तक पहुंच जाते हैं। इस कारण से आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पर जो बंध लंबाई जो है वह अधिक हो जाती है। ऐसा ही इसमें हाइड्रोजन हैलाइड में यहाँ पर बताया है कि जैसे HI से लेके HF तक जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वह बढ़ती है, क्योंकि आकार या बंध लंबाई HF की कम है, HI की ज़्यादा। HI में बंध सामर्थ्य सबसे कम होगी, ये आसानी से टूट जाएगा। पीरियोडिक टेबल में के आधार पर भी हम इसको एटॉमिक साइज के आधार पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, वह पीरियोडिक टेबल में तो बंध सामर्थ्य जो है उसकी उतनी ही कम होती जाएगी, उसकी बंध लंबाई बढ़ती जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वह बॉन्ड एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो जब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसमें जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे एंडोथर्मिक कहा जाएगा, और बंध निर्माण के दौरान ऊर्जा जो है मुक्त होती है उसे एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी प्रकार के है वो कहते हैं। यहाँ पे बंध क्रम यदि देखें कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध में, तो बंध लंबाई जो है वह कम हो रही है 1.5 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन एकल बंध में है, कार्बन कार्बन द्विबंध में 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन त्रिबंध में 1.20 एंगस्ट्रॉम है। उसी के अनुसार इनकी यदि बॉन्ड एनर्जी को देखें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में सबसे अधिक है और कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड में सबसे कम है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा ऑर्बिटल छोटा होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वह p की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा s ऑर्बिटल वाले कक्षक होंगे और जितना नज़दीक होंगे छोटे होंगे उतना ही वह बंध सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, बंध लंबाई को कम करेंगे। तो जो s कैरेक्टर का परसेंटेज है उसके आधार पर भी हम ये समझते कि कार्बन कार्बन एकल बंध और कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध में यदि तुलना करें बंध सामर्थ्य की और बंध लंबाई की, तो कार्बन कार्बन में sp3 संकरण है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन में sp3 और s के बीच में अतिव्यापन है। कार्बन कार्बन में sp3 और sp3 कक्षक के बीच में अतिव्यापन है। तो यहाँ पर CH बॉन्ड जो है वह अधिक स्थायी होगा या अधिक बंध सामर्थ्य वाला होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में पूर्ण रूप से 100% s कैरेक्टर है और जबकि कार्बन में sp3 में, तो यहाँ पर s कैरेक्टर की मात्रा अधिक होने के कारण यह अधिक स्थायी या अधिक बंध सामर्थ्य वाला बंध बनाता है और कार्बन हाइड्रोजन की बंध लंबाई कम होगी अपेक्षाकृत कार्बन कार्बन एकल बंध की तुलना में। इसी तरीके से इनके बंध लंबाई को देखें तो 1.53 एंगस्ट्रॉम एथेन में और एथीन में कार्बन कार्बन द्विबंध के बीच में 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 1.18 एंगस्ट्रॉम या 1.20 एंगस्ट्रॉम के बराबर बंध लंबाई होती है। और sp3 से लेके sp कक्षक या sp संकरण तक यहाँ पर बंध लंबाई कम होती जाएगी और बंध सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन में यदि देखें तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी कार्बन हाइड्रोजन बंध की बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध सामर्थ्य निर्भर करती है। यदि कार्बन sp3 संकरित है और या sp2 संकरित है या sp संकरित है, तो sp संकरित वाले कार्बन से यदि हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है तो उसकी बंध लंबाई कम होगी और बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगी, क्योंकि s कैरेक्टर की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है और sp3 में 25% s कैरेक्टर है, कार्बन के sp2 में 33%
एस कैरेक्टर है, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन में sp 50% संकरण एस कक्षक है, करैक्टर है। तो इसलिए यहाँ पर जो बंध लंबाई है या बंध सामर्थ्य है ऐसे कार्बन हाइड्रोजन की वह जिसमें sp संकरित कक्षक है, जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, वह अधिक स्थायी या अधिक बंध सामर्थ्य वाला होगा। तो इसके आधार पर इस चार्ट में यह समझ सकते हैं कि बंध लंबाई जो है वह कम हो रही है तो बंध सामर्थ्य बढ़ेगी। सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन अधिक स्थायी होगा? तो यदि हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की तुलना करें तो सिग्मा बॉन्ड अधिक स्थायी होता है या अधिक बंध सामर्थ्य का होता है, क्योंकि जो एकल बंध और द्विबंध में यदि हम देखें तो एकल बंध की जो कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध ऊर्जा है वह कार्बन कार्बन द्विबंध में इसकी अपेक्षा पर दुगनी होनी चाहिए, यानी 2 into कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध ऊर्जा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कार्बन कार्बन बंध की वास्तविक बंध ऊर्जा निकालते हैं, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी निकालते हैं, तो वह दुगने से थोड़ा कम आती है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो पाई बंध है उसकी ऊर्जा एकल बंध के समान नहीं है, वह उससे कम है। इसका मतलब पाई बंधन जो है वह कमजोर है तुलनात्मक रूप से सिग्मा बंध की तुलना में। तो जैसे हम देखते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह 88 किलो कैलोरी पर मोल है और द्विबंध की जो है वह 152 किलो कैलोरी पर मोल है। तो इसका मतलब 88 का बिल्कुल दुगना नहीं है, 1:2 के रेशियो में नहीं है। और इसका मतलब यह है कि सिग्मा बंध अधिक स्थायी है, अधिक स्ट्रांग है पाई बंध की तुलना में। जैसे 88 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 176 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए, जबकि कार्बन कार्बन द्विबंध जो है वो 152 किलो कैलोरी पर मोल का ही आता है। तो यहाँ पर इन मानों में अंतर के कारण ही यहाँ पर ये प्रदर्शित करते हैं कि कार्बन कार्बन जो एकल बंध है वह तुलनात्मक या सिग्मा बॉन्ड जो है वह अधिक स्थायी है। यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है तो भी जो इसमें एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध का निर्माण हो रहा है, कार्बन कार्बन द्विबंध में एक एकल बंध और एक पाई बंध है, जबकि कार्बन कार्बन एकल बंध में एथेन में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो इन सब में देखें तो पारस्परिक ऊर्जाओं का बंध ऊर्जाओं का अध्ययन करें तो यहाँ पर प्रदर्शित होता है कि सिग्मा बंध जो है वह अधिक स्थायी है, अधिक बंध सामर्थ्य वाला है, इसकी बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है पाई बंध की